नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। तो अब देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी महाभारत शुरू है। कोई संदेह नहीं है कि जैसे दूसरे प्रदेशों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ताकत लगाई थी, वैसा ये दिल्ली में भी करेंगे। अपना मानना है कि दिल्ली में अधिक मेहनत होगी, इसलिए कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से सचमुच भारी मुकाबला होगा। यह अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल जमीनी तैयारी के दम वाले नेता है, तो अमित शाह भी बूथ की तैयारी में पार्टी को जोगते हैं। नरेंद्र मोदी की सभाओं और उनके प्रचार का जितना मतलब है, उतना ही भाजपा कार्यकर्ताओं का है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अगल बगल के सभी प्रदेशों से कार्यकर्ताओं की ताकत लगवाएंगे। दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है, इसलिए पूरे देश का फोकस होगा। यह अपना भी मानना है कि हरियाणा झारखंड से अधिक कड़ी लड़ाई दिल्ली में होगी। दिल्ली के चुनाव से मालूम होगा कि जिस मध्य वर्ग युवा वर्ग ने नरेंद्र मोदी को जिताया था, उसका अभी भी उनके प्रति जोश है या नहीं। दूसरा अहम सवाल यह है कि कांग्रेस अपना आधार बचा पाती है या नहीं। कईयों का मानना है कि कांग्रेस का सारा वोट आप पार्टी की ओर शिफ्ट होगा। कांग्रेस के 6-8 जमीनी उम्मीदवार भी कायदे से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मतदान नरेंद्र मोदी पर कम होगा और अरविंद केजरीवाल के पक्ष या विरोध की दूरी पर होगा। क्या सचमुच? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी है। हालांकि कांग्रेस नेता अभी इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि कल कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसका फैसला हो सकता है। उन्हें अध्यक्ष बनाने पर सहमति पहले से बनी हुई है। संभव है कि 13 जनवरी की कार्य समिति की बैठक में फैसला हो, लेकिन उसका ऐलान नहीं किया जाए। फरवरी मार्च में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उसमें राहुल के नाम की औपचारिक घोषणा हो सकती है और जुलाई अगस्त में होने वाले महाधिवेशन में उनके नाम पर मोहर लगवाई जाएगी। राहुल को कमान देने के साथ साथ बड़े अभियान की तैयारी भी हो रही है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अपने अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर सकते हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति की बैठक में राहुल के यूपी अभियान पर चर्चा होगी। राहुल उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे और अमेठी व रायबरेली से बाहर पार्टी को मजबूत करने का अभियान चलाएंगे। नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और युवा नेताओं को उसमें जगह देकर पार्टी काडर का हौसला बढ़ाने की कवायद होगी। उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में राहुल के दौरों का कार्यक्रम बनेगा। कांग्रेस उन्हें बड़े पैमाने पर राजनीतिक मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। अगले 2 साल में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उनमें राहुल की कई यात्राएं होने वाली हैं। सहयोगी पार्टियों के नेताओं से भी अब सीधे राहुल गांधी ही गठबंधन वगैरह की बात करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चौतरफा मुश्किलों में घिर रही हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहकर संदेह पैदा किया है कि अब ममता के पिंजरे में जाने का समय आ गया है। इससे ऐसा लग रहा है कि शारदा चिटफंड घोटाले में जांच एजेंसियां या खुद स्वामी के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिनकी मदद से ममता को घेरा जा सकता है। इस मामले में उनके करीबी मुकुल रॉय जांच के घेरे में आते दिख रहे हैं। इस कानूनी मुश्किल के अलावा एक राजनीतिक संकट ये है कि कुछ नेता उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश में लगे हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से पाला बदलकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए राज्यसभा सांसद केडी सिंह और कुछ दूसरे नेता इस मुहिम में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि केडी सिंह और उनके करीबी भाजपा को खुश करने और उसके करीब आने के लिए इस अभियान को अंजाम देना चाहते हैं। अगर ये अभियान कामयाब होता है तो ममता को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी के कई नेता पाला बदल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पहले से नाराजगी जाहिर कर रहे शिशिर व सुवेंदु अधिकारी, सुब्रता मुखर्जी, दिनेश त्रिवेदी, सौगत राय आदि नेता पाला बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली रैली से प्रदेश भाजपा की तैयारियों की पोल खुली है। बताया जा रहा है कि पार्टी के आला नेता तैयारियों से खुश नहीं हैं। अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस पर खास ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने सब कुछ प्रभारी महासचिव प्रभात झा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर सब कुछ छोड़ा हुआ था, लेकिन खबर है ये दोनों नेता खुद ही दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए हैं। इस वजह से पार्टी में तालमेल बिगड़ा है, आंतरिक कलह बढ़ी है और इसी वजह से रामलीला मैदान में उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटी। हालांकि प्रदेश के नेता ठंड को दोष दे रहे हैं, लेकिन ये बहाना नहीं चल
चल रहा है। जानकार सूत्रों का कहना है कि अमित शाह ने पार्टी के नेताओं को गुटबाजी खत्म करके एकजुट होने और पूरी ताकत से काम करने को कहा है। उन्होंने काफी हद तक गुटबाजी खत्म कराई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के आला नेता एक चुनाव प्रभारी नियुक्त करने पर विचार कर रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में प्रभारी होने के बावजूद ओम माथुर ने, हरियाणा में कैलाश विजयवर्गीय ने और झारखंड में धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव लड़वाया था, उसी तरह दिल्ली के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। कुछ समय पहले चर्चा थी कि कैलाश विजयवर्गीय को प्रभार मिल सकता है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग की ओर से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 14 से 21 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने रिटायर होने से पहले आखिरी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। वो 16 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले साल फरवरी में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से राष्ट्रपति शासन लागू है। उपराज्यपाल नजीब जंग ने सरकार बनाने की संभावना के लिए सभी पार्टियों से बातचीत की थी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई थी। दिसंबर 2013 में हुए दिल्ली के चुनाव में 32 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली थी। 15 साल राज करने के बाद कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन दिल्ली में कांग्रेस के प्रचार की कमान संभालेंगे। उनको कांग्रेस के प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया है। वो खुद भी दिल्ली की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से कांग्रेस उनको दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली चुनाव अभियान में माकन का साथ देंगे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार जीते 8 विधायकों में से वो भी हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी गांधीनगर सीट से उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। माकन नई दिल्ली से कांग्रेस के सांसद थे और उससे पहले वो शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन से काफी प्रभावित हुए हैं। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के दूसरे दिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैरी ने मोदी के मुख्यमंत्री काल को याद किया और कहा कि मोदी ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा यहीं से कायम की है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने जो गुजरात में किया वो पूरे देश में हो और दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंधों में इसका इस्तेमाल किया जाए तो सबको इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के इतने कम समय में वो 3 बार उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के लोगों में जो उद्यमशीलता उन्होंने देखी है उससे वो काफी प्रभावित हुए हैं। अमेरिका पहली बार वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में शामिल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की इसी महीने होने वाले भारत यात्रा से पहले जॉन कैरी की इस यात्रा में दोनों देशों के सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। ममता बनर्जी के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय को सीबीआई ने शारदा चिटफंड मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले में ममता की पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद कुणाल घोष और संजय बोस पहले से जेल में बंद हैं। मुकुल रॉय को तलब किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई के सम्मन के बाद मुकुल रॉय ने कहा कि वो 2-3 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ से कोलकाता लौटने के तुरंत बाद वो सीबीआई के सामने पेश होंगे। उन्होंने अपने आप को पाक साफ बताते हुए कहा कि निजी तौर पर या पार्टी के पदाधिकारी के रूप में वो कभी भी किसी भी अनैतिक काम में शामिल नहीं रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता ड्रेक ओब्रायन ने कहा है कि बीजेपी सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक रूप से इसका मुकाबला करेगी। दिल्ली पुलिस अगले कुछ दिन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेसी सांसद शशि थरूर से पूछताछ कर सकती है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने आज कहा कि पुलिस थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की हत्या के मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और अगले कुछ दिनों में शशि थरूर से भी पूछताछ होगी। थरूर 2 हफ्ते तक केरल के एक आयुर्वेदिक केंद्र से इलाज करा कर कल ही दिल्ली वापस लौटे हैं। उनकी पत्नी पिछले साल जनवरी में दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। घटना के 1 साल के बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। बसी ने कहा है कि उन्हें पता है कि थरूर दिल्ली आ गए हैं, लेकिन जब इस आईटी को लगेगा तभी पूछताछ होगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रभावी जनसभा के साथ दिल्ली में चुनावी जंग शुरू हो गई है। पिछली जनवरी में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शोर था, मई में नरेंद्र मोदी की आंधी थी। जाहिर है दिल्ली के मतदाताओं के रुख को लेकर
अनिश्चितता है। इतना तय माने कि विधानसभा चुनाव में मुकाबला भाजपा बनाम आप में होगा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है। उन्होंने इसे भाजपा बनाम आपका मुकाबला बनाया है, तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी का मुकाबला बना रहे हैं। दिल्ली का मुकाबला जिसे भाजपा बनाम आपका बना है, इसे एक तथ्य से समझा जा सकता है कि मोदी ने 2013 दिसंबर में हुए दिल्ली के चुनाव में रामलीला मैदान की अपनी रैली में कांग्रेस का 56 बार जिक्र किया था, लेकिन शनिवार को ही रैली में उन्होंने सिर्फ 5 बार कांग्रेस का नाम लिया। कांग्रेस के मुकाबले मोदी ने सारा फोकस अरविंद केजरीवाल पर रखा। पहले मोदी नेताओं पर निजी हमले नहीं करते थे और खुद कहा करते थे कि आलोचना होनी चाहिए, आरोप नहीं लगने चाहिए, लेकिन उन्होंने केजरीवाल पर जमकर आरोप लगाए। उनको अराजकतावादी, धरने पर बैठने वाला, दिल्ली को बर्बाद करने वाला और पता नहीं क्या क्या कहा। बाद में आपने भी पलटवार किया। इससे साफ हुआ कि दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला है और उसकी जीत होगी जो जमीनी स्तर पर ज्यादा मजबूत होगा, बेहतर प्रबंधन करेगा और अच्छे उम्मीदवार उतारेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस काम में माहिर हैं। वो बूथ स्तर तक का प्रबंधन खुद चेक करते हैं। दूसरी ओर आपको भी इस तरह के प्रबंधन में महारत हासिल है। इस बार दिल्ली के चुनाव की एक खास बात यह है कि यह चुनाव बिना किसी लहर के है। पिछली बार कई तरह की लहर थी। कांग्रेस के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो भाजपा के पक्ष में नरेंद्र मोदी की सुनामी आई हुई थी। चुनाव से कुछ ही दिन पहले उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था और दिल्ली सहित 4 राज्यों में वो पार्टी को चुनाव लड़वा रहे थे। दिल्ली में चुनाव से ऐन पहले दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, जिससे जाटों का ध्रुवीकरण हो रहा था। तीसरा पहलू आम आदमी पार्टी का था, जिसके पक्ष में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में शामिल रहे युवाओं का भरपूर रुझान था। उसके साथ मध्य वर्ग और झुग्गियों के भी वोट जुड़े थे। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए अन्ना हजारे के आंदोलन से उठी लहर उनकी मदद कर रही थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस 1 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। लोगों ने आपका 49 दिन का राज भी देख लिया है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की 8 महीने की सरकार भी लोग देख रहे हैं। इसीलिए तीनों में से कोई भी पार्टी किसी किस्म की सकारात्मक या नकारात्मक लहर के सहारे नहीं है। पिछली बार के मुकाबले ये भी बदला हुआ है कि इस बार भाजपा मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके नहीं लड़ रही है। पिछली बार डॉक्टर हर्षवर्धन उसकी ओर से सीएम पद के दावेदार थे। उनका मुकाबला कांग्रेस की शीला दीक्षित और आपके अरविंद केजरीवाल से था, लेकिन इस बार सिर्फ केजरीवाल इकलौते दावेदार हैं। भाजपा और कांग्रेस की ओर से कोई चेहरा आगे नहीं किया गया है। बहरहाल जमीनी राजनीतिक हालात बदले हैं, चेहरे बदले हुए हैं और निश्चित रूप से लोगों का मूड भी बदला हुआ है, लेकिन पार्टियों के वादे नहीं बदले हैं। भाजपा, आप और कांग्रेस सभी पार्टियां खैरात बांटकर लोगों को लुभाने के एजेंडे से प्रचार कर रही हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के चुनावी मूड पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के चुनाव का गंभीर राष्ट्रीय महत्व है। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर यह रायशुमारी सी होगी तो कांग्रेस के अस्तित्व पर जनता का फैसला होगा। उधर अरविंद केजरीवाल की साख और राजनीतिक भविष्य का भी ये चुनाव होगा। सवाल है, भाजपा की धमक के आगे टिकने की ताकत में कांग्रेस और आप में कौन कैसी हैसियत में है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल शुरू हुआ उससे पहले ही कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने यह कह दिया कि हो सकता है कि आप पार्टी को कांग्रेस समर्थन करे। ये तो फिर कांग्रेस का चुनाव में एक तरह से चुनाव लड़ना ही नहीं है। देखिए, इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तरीके से जैसे आप देख रहे हैं और दूसरे तरीके से ये उस बात का खंडन के रूप में भी देख सकते हैं कि मोदी के कारण बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही दिल्ली में जी। उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है। हाँ। और अगर आप ये बयान शीला दीक्षित का है और वो है तो मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित दिल्ली के नागरिकों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े दावे हैं वो इतने पुख्ता नहीं है। अगर आपको याद हो, नहीं मतलब वो आपके अनुसार ये है कि वो फिर त्रिशंकु, मतलब वो त्रिशंकु विधानसभा देख रही है जिसमें आप पार्टी मुख्य तौर पे मुकाबले में उतरती हुई लगती है। ये कांग्रेस की इंटरप्रिटेशन फिर बनती है। देखिए, आज के दिन ये तो यथार्थ है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पे होगी जी, लेकिन दूसरे नंबर पार्टी से कितनी दूर होगी इस पे बहस हो रही है। और अगर दूसरे नंबर की पार्टी से ज्यादा दूर भी होगी तब भी उसका एक रोल सरकार बनाने में होगा, क्योंकि बहुत से जानकार इस बात को मानते हैं कि ये एक त्रिशंकु लोकसभा असेंबली होगी। मतलब आप यहाँ पर वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा जैसा कि
आपको रिजल्ट महाराष्ट्र में मिला, जैसा कि आपको सच्चाई में रिजल्ट झारखंड में मिला। क्योंकि देखिए, ये बात सच है कि जमीन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन का विस्तार किया है, लेकिन उसकी जमीन जो है वो अभी तक डिसाइसिव नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि उनके अलावा कोई और पॉलिटिकल फोर्स इस देश में नहीं है, और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जो उस नाते आप दिल्ली के अंदर माहौल कैसा मानते? क्या आप पिछले जो 4 चुनाव हुए विधानसभाओं के उसके मुकाबले में या कांटे का मानते, या ये किस तरह का मानते हैं? आपका अपना पर्सनल, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। ये दिलचस्प मुकाबला है जी। जिस जगह मैं इस दिल्ली में रहता हूँ और वहां पर मुझे ज्यादा आवाजें आम आदमी पार्टी के पक्ष में सुनाई देती हैं, खासकर उस तबके की आवाजें जो तबका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हमारे ड्राइवर के साथ मिलता जुलता होगा, हमारे कुक के साथ मिलता जुलता होगा, हमारे मैसेंजर के साथ मिलता जुलता होगा, और जो गरीब तबके में और लोअर मिडिल क्लास और पुअर सेक्शंस में आम आदमी पार्टी की पैठ अभी भी है। नहीं तो ये तो लोकसभा चुनाव के वक्त भी थी जी, लोकसभा चुनाव, लेकिन बुनियादी तौर पर जो चुनाव नतीजों का फैसला वो फ्लोटिंग वोट पे, मध्य वर्ग पे, या जो मुखर वो है वो उसके ऊपर होता है, नहीं लगता। एक तो ये सवाल। दूसरा ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की पसंद नापसंद के आधार पर यहाँ चुनावी लड़ाई होती हुई लगती है? क्या लगता है? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल तो इसी पसंद या नापसंद, या नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी होगी? नरेंद्र मोदी थोड़े मुख्यमंत्री होंगे। और देखिए, मेरी बात सुनिए, हरियाणा में हो सकता है कि ये बात चल गई हो कि नरेंद्र मोदी जो है उनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम एक फेडरल पॉलिटी में रहते हैं। दिल्ली का समाज पढ़ा लिखा समाज है, सत्ता से इतना नजदीक है। उस नाते आपका कहना है कि दिल्ली सत्ता से बहुत नजदीक है। उस नाते अगर कोई मुझे आके इस बात पे वोट मांगे कि ये आप प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं, तो फिर मैं वोट नहीं दूंगा उसको। मैं तो मुख्यमंत्री चुन रहा हूं ना, क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री चाहिए। मैं मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाऊंगा अगर मेरी सिविक कंडीशन सर मेरे इलाके की खराब होंगी। नहीं, चेहरे के बजाय मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा तो सिर्फ आम आदमी पार्टी उठा रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कौन सा मुद्दा उठा रही है? वो तो ये कह रही है कि मोदी को वोट डालो। नहीं, मोदी के साथ, और मोदी के साथ जो पहचान, विकास और ये तमाम बातें। कौन सा विकास हुआ? अभी 6 महीने में कोई विकास तो नहीं हुआ। विकास के वादे हुए हैं, लेकिन उसने 4 महीने में वो कह रहा था कि मैंने पानी सस्ता किया, मैंने बिजली की दर सस्ती की, मैंने घूसखोरी बंद की। अच्छा, उसमें कुछ पुट तो है सच्चाई का, क्योंकि उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की दहशत घूसखोरों में फैलाई थी। देखिए, नरेंद्र मोदी एक बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपनी पार्टी को विभिन्न प्रांतों में जितवाया, लेकिन दिल्ली जो है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे इट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। ये आप मानते कि दिल्ली के का अंदर जो वोटर है वो पहले ही इतने लाड प्यार में पला है, नहीं देखिए, बिगड़ा हुआ है, वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, वो ज्यादा आसानी से विमोहित नहीं होता है। उसने बड़े बड़े नेता इस शहर में देखे हैं जो आए हैं और गए हैं, तो इसलिए कैरिज्मा की एक लिमिट कम से कम असेंबली इलेक्शन में होगी। अगर कोई कैरिज्मेटिक लीडर दिल्ली शहर में था तो बदल लाल खुराना और एचके भगत एक दूसरे के जमाने में थे, और उसके बाद शीला दीक्षित थी। शीला दीक्षित की जो छवि थी वो एक नानी वाली छवि थी, एक माँ वाली छवि थी, एक दादी वाली छवि थी, एक बहुत ही नर्म छवि थी। वो सब वो पुराना, मतलब शीला दीक्षित की भी छवि थी, लेकिन वो भी एक तरह से नामंजूर हुई। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी उभरे। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका डॉन ब्रैडमैन ये कह रहा है कि मेरी टीम को जिताओ, लेकिन वो अभी तक उसने कैप्टन अनाउंस नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा लोकसभा इलेक्शन में क्या था कि हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, कांग्रेस के पास तो कोई है ही नहीं, और अगर है भी तो राहुल गांधी है, तो इन दोनों में चुनो। वही स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है केजरीवाल उसी स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है नहीं, मैं हूं, मेरे को चुनो। अगर इनके पास कोई है तो मुखी है या उपाध्याय है। नहीं तो उसी नाते ये कि ये चुनाव इस नाते कि भाजपा जिस आधार पर, क्योंकि भाजपा ने पिछले 4 राज्यों के अंदर भी उम्मीदवार या जो चेहरा वो नहीं उतारा, और केवल मुद्दा विकास और नरेंद्र मोदी और एक नया मैंडेट, पूरा मैंडेट कि पूरे देश के अंदर हमें करना है, इस आधार पर आए, तो एक तरह से चेहरे और मुद्दे
वाली राजनीति यहाँ नहीं होगी। मेरे को लगता है यहाँ पर चेहरे की राजनीति कर रहा है आम आदमी आम पार्टी कर रहा आदमी, है, लेकिन भाजपा के बीजेपी पास चेहरा नहीं है। नहीं तो बीजेपी तो पहले भी उसने तो तय कर लिया कि हमें चेहरे पे नहीं जाना तो उसी प्रदेशों में। कांग्रेस ने भी तय किया था जी। और हार गई थी। जी। आप समझे कि जी। नहीं? उसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में बीजेपी ने प्रचार किया, ये भगोड़ा है, ये डेजर्टर है, ये इसको दायित्व दिया गया था, उसको छोड़ के भाग गया है। और मैं एफएम रेडियो सुनता हूं जब दफ्तर से घर जा रहा होता हूं, तो उनमें जो बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो मुझे लगता है किसी ट्रेजेडी फिल्म के एडवर्टाइजमेंट है, और जो इसके आते हैं मुझे लगता है किसी एनर्जेटिक फिल्म के एडवर्टाइजमेंट है। वो कहते हैं वो एक औरत बोल रही है कि वो आया था, उसके लिए मैंने नौकरी छोड़ी, उसको वोट डाला, वो भाग गया, और वो फिर अपने उसके जवाब में केजरीवाल बोलता है माताजी मुझसे गलती हुई, मैं भागा नहीं हूं, दोबारा आ रहा हूं, पूरे बहुमत से आऊंगा, आप जरा एक बार मुस्कुराइए आप और मेरे पे गुस्सा थूकिए। हाँ। तो इसका कुल मिलाकर ये है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को इस चुनाव में बहुत निर्णायक मुद्दा बनाया हुआ खुद अपने आप को, इसलिए ये लड़ाई अलग तरह की होगी। ये चुनाव माजरत चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल का भारी प्रशंसक नहीं हूं, ये उसकी पर्सनैलिटी के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है, दूरी के ऊपर नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी की इर्द गिर्द नहीं घूम रहा। और यही सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनाव का है। दिस इलेक्शन इज रिवॉल्विंग अराउंड द पर्सनैलिटी ऑफ अरविंद केजरीवाल एंड नॉट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। नतीजों के मायने में आप इसमें किस तरह इसको जोड़ेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं जो हार गए थे, अपनी अपनी सीटें दोबारा हासिल करेंगे, और उसके चलते कांग्रेस की जो स्थिति है पहले से बेटर होगी, और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस मिलके उनके पास अच्छा बहुमत होगा, और भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले इतनी सीटें नहीं होंगी कि अपने दम पे ये सरकार आपका बना। आज के दिन में आपका ये असेसमेंट आपका। दिन। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।